नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, हेवलॉक एलिस का कोट प्रिसाइज है। ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि हमें आईना दिखाने का काम जो है वो ये कोट करता है, और हकीकत भी है। द सन, द मून, द स्टार्स वुड हैव डिसअपियर्ड लॉन्ग एगो had they happened to be within the reach of predatory human hands। बिल्कुल सही बात, प्रिसाइज बात। जिन जिन जगहों पर खास करके मॉडर्न ह्यूमन बींग्स ने अपने पंख फैलाए हैं, जहां जहां पर हम पहुंचे हैं, वहां पर हमने एक ही चीज की है, दैट इज बर्बादी। एंशियंट जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने जो हमें ये विरासत दी, उन्होंने जो हमें ये पृथ्वी दी, एक सस्टेनेबल फॉर्म में हमें पृथ्वी दी। और हमने क्या किया, खास करके ये मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे पिछले 100 सालों के अंदर, 150 सालों के अंदर जो जो चीज़ें हमने की हैं, राइट, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई चीज़ बनाई, फिर उस नई चीज़ के नए प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ और चीज़ बनाते गए। इस हिसाब से चीज़ें जो हैं वो फैलती गई। रिसोर्सेज को हम पैसों के लिए, पावर के लिए हम रिसोर्सेज जो है उनको मीन्स एक्सप्लॉइट करते गए हैं। और आज सिचुएशन ऐसी है कि फ्यूचर की जनरेशन जो है उनको जो हम ये पृथ्वी देकर जाने वाले हैं, एक बहुत ही ख़राब कंडीशन में हम देंगे उनको, राइट। और अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने हैं। और देखिए, यहाँ पर हम हमारी ही स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं। दूसरी कितनी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनको हमने हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, उनका कोई कसूर ही नहीं था। तो हेवलॉक एलिस जो है, उनका कोट जो है, ये आपको ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा, जनरल स्टडीज़ में भी काम आएगा, मेंस एग्जामिनेशन की जनरल स्टडीज़ के जो पेपर हैं उसमें, और इसके साथ साथ इंटरव्यू में भी आप इस कोट के बारे में बात कर सकते हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स वुड हैव डिसअपियर्ड लॉन्ग एगो had they happened to be within the reach of predatory human hands। 14 सितंबर 2023 के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स टू बी प्रिसाइज। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस विषय के बारे में। इसका नाम है न्योमा एयर बेस। बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, सनी देओल साहब की बॉर्डर फिल्म, राइट। और बॉर्डर फिल्म में इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब जब भी आपको वक्त मिले, इस फिल्म को एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा कि जब जैकी श्रॉफ, जो टाइगर श्रॉफ के पिता है ना, जैकी श्रॉफ, उनका कैरेक्टर होता है, वो विंग कमांडर होते हैं, और उनको एक टास्क या फिर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि आपको रेगिस्तान के अंदर, राजस्थान का एक पोर्शन होता है, राइट, जहाँ पर डेजर्ट है, तो वहाँ पर एक एयर बेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है। और फिर एयर बेस बनाया भी जाता है। और फिर जब 1971 का जब युद्ध होता है, आई थिंक 62 का वॉर था वो, राइट, 1972 का नहीं, 62 का, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बट एनीवेज ये जो युद्ध है उसमें भारत को बहुत बड़ा मीन्स नुकसान होता है, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर सुबह होते ही ये एयरबेस था वहाँ पर, इस वजह से हमारे जो टॉप गन्स हैं या फिर हमारी जो एयरफोर्स है वो स्ट्राइक कर पाती है, और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में, वो जो सेक्टर था उसमें हमारी जीत हो जाती है। तो यहाँ पर अब न्योमा एयरबेस जो है वो न्यूज़ में है। और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना के साथ, एज वी नो, एक लंबे समय से हमारे इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं, राइट। अब उसके डिटेल्स में जाने की आई एम श्योर मुझे ज़रूरत नहीं है। लद्दाख की बात करें तो वो हम जानते हैं कि वहाँ पर LAC का पोर्शन है। तो लद्दाख में ये जो न्योमा है, न्योमा का एयरबेस, इट्स गोइंग टू बी द 4th फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग बेस इंडियन एयरफोर्स का है, ऑफ कोर्स। और ये न्योमा में बनाया जाएगा, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज न्योमा। और लेह से अगर आप देखेंगे तो लेह से 180 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है न्योमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और इससे ये होगा कि लद्दाख में हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने न्योमा के बारे में ये बताया कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये न्योमा जो है इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किस मिनिस्ट्री के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ब्रो जो है, यानी कि BRO, ये 2 सालों के अंदर ये प्रोजेक्ट को खत्म करेगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए, न्योमा के लिए,
214 करोड़ रुपीस जो है वो अलॉट किए गए हैं। और ये जो न्योमा एयरफील्ड है, आपकी स्क्रीन पर पीछे देखिए एक प्रकार का इलस्ट्रेशन इमेज है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइटर जेट्स जो हैं उनके लिए ये रनवे भी है, और रनवे के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके लिए ऐसे बंकर्स भी बनाए गए हैं जहाँ पर आप ये फाइटर जेट्स जो हैं उनको पार्क कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के पास जितने अलग अलग प्रकार के जो भी फाइटर जेट्स हैं, वो सारे के सारे फाइटर जेट्स के लिए ये रनवे जो है वो एक्सेसिबल रहेगा। और चाइना ने एलएसी के पास अपने एरिया में जो नारीगुंसा है, होतान, फिर लासा, ये सारी जगहों पर रनवेज भी बनाए हैं और जो शेल्टर्स हैं पीछे वो भी बनाए हैं कॉम्बैट जेट्स के लिए। तो भारत जो है वो इस चीज़ को ऑफ कोर्स मैच करना चाहेगा, हम इसमें बिल्कुल पीछे रहना नहीं चाहेंगे। और एलएसी के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम को रोबस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर 2022 की बात करें तो इंडिया और चाइना के ट्रूप्स के बीच में जो क्लैश हुआ था ना अरुणाचल प्रदेश में, यांगसे एरिया जो तवांग में है, जो ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश में है, तो उससे पहले क्या हुआ था पता है? चाइना के ड्रोन्स जो है वो भारत की पोजीशंस की तरफ आ रहे थे, और इसी वजह से फिर ग्रास रूट लेवल या फिर आर्मी लेवल पर एक प्रकार के ट्रूप्स के बीच में क्लैश हुआ। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है एयर का, और क्योंकि ये एरिया यहां पर ऐसा है जहां पर आप नेवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों का कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफ कोर्स वी वांट टू मैच, वी वांट टू डू दैट थिंग एज वेल, राइट। हर एक क्षेत्र में अगर चाइना कुछ कर रहा है तो हम उनको बीट करना चाहेंगे। सो ये ड्रोन्स को ध्यान में रखते हुए या फिर यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी होनी ही चाहिए। न्योमा अपग्रेड बूस्ट्स इंडियन एयर फोर्सेस प्रिपेयर्डनेस, राइट। ये न्योमा जब अपग्रेड हो जाएगा तो इससे इंडियन एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस जो है वो और अच्छी हो जाएगी। और वेस्ट बंगाल में बागडोरा, बारकपुर, ये कुछ ऐसी एयरफील्ड्स हैं, इनको रिवैम्प किया जा रहा है और 500 करोड़ रुपीस जो है वो इसके लिए अलॉट किए गए हैं। तो इस पर भी अभी काम चल रहा है, तो इससे भी हमारी एयर स्ट्राइक या फिर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। सो दिस वॉज न्योमा एयर बेस। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अब डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले ये जो सीरीज है इट्स अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यू गाइज, राइट। और करंट अफेयर्स में अगर आपको एक अच्छी ग्रिप चाहिए तो रिमेंबर इसकी एक ही शॉर्टकट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे आपको ये वीडियो देखना है। इसके साथ मेरी ये एक आप रिक्वेस्ट समझे या फिर एक डिमांड समझे तो यही है कि इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट कर दीजिए, देखते जाइए, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएगी। अब हम बात करते हैं एक इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी, राइट। इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया एलाइज लुक टू काउंटर चाइनाज BRI। इंडिया और इंडिया के मित्र देश जो है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करने की ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं, और इस दिशा में एक नया कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। इसका नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC। इंडिया, USA, UAE, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, EU ने मिलकर एक MOU जो है वो साइन किया। ये G20 की समिट की साइडलाइन में ये चीज़ तय की गई थी, आपको याद होगा, राइट। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी जब ये लॉन्च किया गया था। इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाला ये एक नया IMEC कॉरिडोर है। और मोदी साहब ने ये बताया कि ये एक मेजर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के तौर पर काम करेगा। इसमें इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप का इंटीग्रेशन होगा। बाइडन साहब जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक रीजनल इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो IMEC जो है वो डेफिनेटली चाइना का ये BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। BRI जो है वो चाइना को ग्लोबली कनेक्ट करने वाला एक प्रोजेक्ट 2013 में लॉन्च किया गया। 2012 में शी जिनपिंग जो है वो प्रेसिडेंट बने और उसके एक साल के बाद उन्होंने ये लॉन्च किया, और इसी साल आई थिंक अक्टूबर में इसकी 10th एनिवर्सरी जो है वो चाइना सेलिब्रेट करने वाला है, इस BRI की 10th एनिवर्सरी ऑफ कोर्स। लेकिन BRI जो है उसकी बहुत सारी निंदा भी, मीन्स बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हुआ, जैसा कि हम्बन टोटा देख लीजिए, ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है उसको देख लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्टिंग के टाइम पर तो बहुत ही स्वीट लगता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि ये बहुत मीठा खाना खाने से डायबिटीज़ हो गया, राइट। तो चाइना के पैसे तो आते हैं लेकिन उसके बाद कर्ज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हैं उनके ऊपर ये डेट ट्रैप हो चुका है।
अभी लेटेस्ट खबर ये भी आई थी और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, स्टडी ग्लोज पर हमने इस वीडियो को लॉन्च किया था, नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, देख लीजिएगा। इटली जो है उसने ये एक इशारा किया है कि आने वाले समय में इटली जो है वो BRI को छोड़ देगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, राइट, ये जो अलग अलग देशों ने जो साइन किया है ये IMSC, तो इसमें आपको इटली नज़र आ रहा है ना। तो क्लियरली एक देश जो हमें ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि 10th एनिवर्सरी पर अगर ये बात सामने आई कि BRI को छोड़कर अब इटली जो है ये IMEC को ज्वाइन कर रहा है। और इटली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि G7 का अकेला ऐसा देश था जिसने BRI को ज्वाइन किया था। अब बाकी की चीज़ें वो वीडियो जो है उसमें मैंने डिस्कस की है, वो देख लीजिएगा। तो चाइना जो है ये ऑफकोर्स IMEC को लेकर थोड़ा कंसर्न रहेगा। चाइना का कंसर्न ये है कि ये एक जियोपॉलिटिकल टूल ना बन जाए, राइट। वैसे चाइना ने ये बताया कि अच्छी बात है, कनेक्टिविटी बढ़े, ये वो ऐसा, लेकिन वी ऑल नो कि चाइना जो है इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये बात कि अगर ये IMEC जो है वो और ज़्यादा हिट हो जाए। और IMEC जो है इससे इंडिया का ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन प्रमोट करेगा और ख़ास करके एनर्जी। इससे पहले की डिस्कशन में आपको याद है ना, मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई होगी, एनर्जी, राइट, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स, फिर इंटरनेट के वायर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड बिछाए जाएंगे, पानी के नीचे भी, राइट, सबमर्ज किए जाएंगे। और रही बात एनर्जी की, तो जो फ्यूल है उसकी पाइपलाइन क्रिएट की जाएगी। ये सारे बड़े प्लान्स जो हैं वो इसमें नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया और सऊदी अरेबिया जो हैं उनका ये सपना है कि एक एनर्जी सिक्योरिटी के लिए $50 बिलियन की रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने वाले हैं, तो वो भी ये IMEC को बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सो दिस आर द एडिशनल पॉइंट्स एज फार एज इकोनॉमिक कॉरिडोर इज कंसर्न, एज फार एज IMEC इज कंसर्न। और ऐसे ही चीज़ें जो है वो बिल्डअप होती है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। जब पहली बार IMEC आया था तो उस समय पर हमने मैप देखा, राइट, उस समय पर हमने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई थी। जैसे कि एक ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आई थी ना कि अभी तो इस पर बातें हुई हैं, MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, फिर कौन इसमें पैसे लगाएगा, राइट, इसकी टाइमलाइन क्या होगी, क्या कोई इसकी एक डेडलाइन है, ये सारे प्रश्न जो हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। अभी तो IMEC जो है उसका एक अनाउंसमेंट हुआ है ना, आई एम श्योर बैकग्राउंड में इस पर भी जोर शोर से काम चल रहा होगा, क्योंकि मेन लक्ष्य यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि BRI जो है उसको काउंटर करना है, ठीक है। तो आप देखिए उस समय की हमारी डिस्कशन और अब जो हमने डिस्कशन की उसको आप क्लियरली कह सकते हैं, जो आज हमने चीज़ें की ना, दिस आर एड ऑन्स। एड ऑन्स का मतलब होता है कि जो पहले हमने डिस्कशन की थी उस पर और चीज़ें हमने ऐड की है। एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, राइट। ऐसे ही धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो बिल्डअप होती जाती है, राइट, क्लियर। Now let's move on to the next one, scrap it। इसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ जो है, सेडिशन लॉ यानी कि हमारी जो IPC है उसका सेक्शन 124A, सेडिशन लॉ जो है ये देशद्रोह के साथ, विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ एक लॉ है और काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है, काफ़ी इसका मिसयूज़ भी होता रहता है और मिसयूज़ हुआ भी है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये सेडिशन लॉ की एक मैटर सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ जो है इसको एक 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हवाले कर दिया है कि ये 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिसाइड करेगी कि इसका हमें क्या करना है। 2022 में मई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास सेडिशन लॉ वाली एक बात आई थी। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एलिमिनेट नहीं, या फिर इसको ऐसे क्या कहते हैं उसको, आई कैन फाइंड द राइट वर्ड, यानी कि हमेशा के लिए डिलीट नहीं किया था। सिंपल शब्दों में बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस में इसको सस्पेंड कर दिया था कि सेडिशन लॉ जो है वो आप नहीं लगा सकते। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेडिशन लॉ जो है उसका बार बार मिसयूज़ होता रहा है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने 3 नए बिल्स हमारी पार्लियामेंट में टेबल पर रखे थे, राइट, और अब ये लॉज जो है वो कमेटी को दिए गए हैं। कमेटी जो है वो इन लॉज को अच्छी तरीके से स्टडी करेगी। तो गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 और अगेन कुछ दिनों पहले ही अगेन हमने इस पर बात की थी, राइट, एक एक चीज़ को देखा था। याद आ रहा है? रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो पता होगा, नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, राइट।
भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इसको भारत मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया और इस प्रकार से BNSS, फिर BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता और BS, ऐसे 3 लॉज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये BNS जो हैं इसको अभी इग्नोर किया है अपने जजमेंट में, क्योंकि ये नए लॉज जो हैं ये प्रोस्पेक्टिव हैं, ये फ्यूचर में आएंगे। अभी जो चीज़ें चल रही है मीन्स फ्यूचर में आने वाले लोग को ध्यान में रखते हुए सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज के डिसीजंस को मीन्स वो आएंगे नहीं आएंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी जो लॉज हैं उनका क्या करना है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी चीज़ की कि आज के जो लॉज हैं उस पर ही फोकस किया, ये जो 124A है उस पर फोकस किया। नाउ BNS सेक्शन 150 जो है ये सेडिशन लॉ मीन्स शब्द यूज नहीं हुआ है लेकिन उसको ही ओवरलैप कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सेडिशन वाला लॉ जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था और इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं के लिए या फिर हमारे जो जनरल नेता थे जो आज़ादी की डिमांड कर रहे थे, तो इनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे भारत के जो उस समय के लोग थे जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके ऊपर ये सेडिशन का लॉ जो है वो सरकार ने लगाया था, ब्रिटिश राज ने लगाया था। और आज़ादी के बाद कुछ समय तक शायद इसकी ज़रूरत थी, धीरे धीरे करके फिर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब तो इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर हो चुका है और इसका मिसयूज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब बेंच जो है, बेंच का जो भी वर्डिक्ट आएगा, ये जो 5 जज वाली बेंच है ना, उसका जो वर्डिक्ट आएगा वो BNS पर जो कमिटी है, पार्लियामेंट की कमिटी जो इस पर अभी स्टडीज़ कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट जो आएगा वो ये कमिटी को भी बहुत काम आ सकता है। फॉर्मर CJI रमन्ना साहब जो हैं उन्होंने कहा कि सेडिशन यूज्ड टू फिक्स, राइट, सेडिशन जो है इसका इस्तेमाल अगर मीन्स समझ लीजिए सरकार है, राइट, सरकार के कुछ मंत्री हैं, आपने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने उनकी कोई डिमांड थी, आपने नहीं सुनी, आपने कह दिया कि भाई मैं आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, तुझसे जो होता है जो कर सकता है कर ले भाई, मैं नहीं डरता हूँ, राइट। फिर वो मंत्री जो है वो पुलिस वालों को बताएगा और पुलिस वाले जो हैं वो आप पर सेडिशन का लॉ जो है वो लगा देंगे, क्योंकि इसके शब्द जो हैं वो इतने ज़्यादा वाइड हैं, आप किसी को भी सेडिशन के चार्ज में फंसाना चाहते हैं तो फंसा सकते हैं। तो इतना लूज वर्डिंग वाला था ये। जनरली क्या होना चाहिए कि जो गुनाह हुआ है, जो क्राइम हुआ है, तो प्रिसाइसली उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए लॉज जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा था कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनकी डेफिनेशन बहुत ही वाइड होती है, तो आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। और 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहोल्ड किया था। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे अब ये समझ में आ गया कि सेडिशन जो है कंसिस्टेंटली इस लॉ का मिसयूज़ हुआ है। 124A जो है उसके तहत बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, आज भी वो जेल और केसेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि ये चला जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा है। एंड लेट्स होप के मीन्स आई एम श्योर कि जो जजमेंट आएगा 5 जज वाली बेंच का वो ऐसा ही कुछ होगा, और जो जजमेंट आएगा उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स कमिटी पर होगा, और कमिटी जब नया लॉ रिफाइन करके हमारे पास भेजेगी तो होपफुली ये सेक्शन 150 जो है BNS का वो शायद ना हो, या फिर उसको प्रिसाइज किया जाए, राइट। प्रिसीजन की ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी देश खिलाफ की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो हमें लॉज चाहिए, लेकिन प्रिसाइज लॉ चाहिए, राइट, लूज वर्डिंग वाले लॉज नहीं चाहिए। So this one is done, this one is done as well, and this one is sorted as well. अब हमारे पास 2 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। एक है अंडर अचीविंग ऑन क्लाइमेट और दूसरा जो है ये बायोफ्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट G20 वाला ये टॉपिक, राइट, अंडर अचीविंग ऑन क्लाइमेट, इसके बारे में बात करते हैं। मोर एक्शन नीडेड फ्रॉम G20 ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आई थिंक ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जहां तक मुझे याद है। एनीवेज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो किस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो नहीं होता है, राइट। अब एक ये थोड़ा ट्रेंड हो चुका है हर जगह पर, द हिंदू न्यूज़पेपर, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दूसरे जो आर्टिकल्स, दूसरे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो सिर्फ एक
किसी एक न्यूज़पेपर पर रिलाय रहना जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुसाइडल स्ट्रेटेजी है, राइट। मोर एक्शन नीडेड फ्रॉम G20 ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर G20 ने इतनी कोई खास बात नहीं की, राइट। इंडिया की बातें बहुत, मीन्स इंडिया का ग्लोबल स्टेचर बड़ा है, इन्फ्लुएंस बड़ा है, क्लियरली इंडिया का पावर जो है वो बड़ा है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली जिसके बारे में हमने बात भी की थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज पर और ज्यादा पुश करने की जरूरत थी। देखिए, UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। कॉप की जो मीटिंग होती है, राइट, COP27, COP21, नेक्स्ट कॉप कहां पर होने वाली है बताइए? ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग किस सिटी में होने वाली है, वो सिटी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। तो कॉप जो होती है तो उसमें नेगोशिएशंस होते हैं, और G20 जो है इसका मेन काम यही होता है कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं, वो क्लाइमेट पॉलिसीज को लेकर कोऑर्डिनेट करे एक दूसरे के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल G20 का रहता है, राइट। ये आर्टिकल बेसिकली यही है, इस चीज पर है कि UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भले ही लड़ाई लड़े, लेकिन अगर इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ानी है तो G20 इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली भारत में जो अभी G20 हुई ना, उसमें क्लाइमेट को लेकर उतनी कोई खास डिस्कशन नहीं हुई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, और इस डिक्लेरेशन का लक्ष्य यह है कि आने वाले समय में एनर्जी कैपेसिटी, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ग्लोबल, इसको ट्रिपल करने की बात है, इसको 3 गुना और ज़्यादा बढ़ाने की बात है। और एक आयरीना है, आयरीना जो है ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख दूं यहाँ पर, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। और ये कहाँ में है, कहाँ पर है? ये है UAE में, राइट, आयरीना। तो आयरीना जो है उसका एस्टिमेशन ये कहता है कि हर साल, एवरी ईयर, हमें कितना चाहिए अगर हमें नेट ज़ीरो तक पहुंचना है, इस पृथ्वी को बचाना है, पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स को अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हर साल पूरी दुनिया में 1000 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। और इंडिया की फिलहाल कैपेसिटी कितनी है? 166 गीगावाट। तो आयरीना के एस्टिमेशन से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2030 तक भारत जो है उसमें ग्रीन एनर्जी से हम 500 गीगावाट को पैदा करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार का जो नॉन फॉसिल फ्यूल का गोल है वो भी यही है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जितना रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो है पैसा, राइट। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द रीज़न इज कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो देखिए ये क्लाइमेट चेंज हुआ वो भी पैसों की वजह से हुआ, और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो फंडिंग जो है, ये जो भी डेवलप्ड देश है उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हम सब जानते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें जो अभी बर्बादियाँ हुई है उसके पीछे मेन रीज़न जो है वो है डेवलप्ड देश। तो डेवलप्ड देश ने या फिर देशों ने क्या किया, उस समय पर उनको भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स उनको फायदा तो हुआ है ना, ये सारे रिसोर्सेज को उन्होंने जिस प्रकार से यूज़ किया, और इसकी वजह से ये पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुई है। और आज उनके पास पैसे भी हैं, तो ये पैसे जो है वो उनको देने पड़ेंगे। पेरिस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया गया था कि हर साल ये डेवलप्ड देश जो है वो $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे, और ये $100 बिलियन जो हैं ये डेवलपिंग देशों को दिए जाएंगे, ताकि डेवलपिंग देश जो है वो एनर्जी ट्रांजिशन में और ज़्यादा आगे बढ़ सके। लेकिन लेट मी टेल यू ए रियलिटी ये है कि ये $100 बिलियन भी नहीं दे रहे हैं। 2020 से इनको हर साल $100 बिलियन जो है वो देने थे, ये भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। और आयरीना का रिपोर्ट ये कहता है कि हमें हर साल $4.4 ट्रिलियन चाहिए। कहाँ 100 बिलियन, कहाँ 4.4 ट्रिलियन। समझ रहे हैं ना डिफरेंस आप? 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो यहां पर सिर्फ 100 बिलियन आ रहे हैं, और आपको चाहिए और कितने? 100 बिलियन भी पूरे नहीं आ रहे, और हर साल चाहिए 4.4 ट्रिलियन। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो फाइनेंस पे करने की ज़रूरत है। अब ये जो डेवलप्ड देश है वो ये बहाने बना रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम पर नहीं दे, ये चीज़ें नहीं चलेगी, राइट। G20 जो है वो एक की प्लेयर के तौर पर काम कर सकता है। इसमें UNFCCC जो है वो उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। G20 जो है उसका एक वेट है, उसका एक वज़न है। तो फाइनेंशियल सिस्टम को रीअलाइन करने की ज़रूरत है, और लेट्स होप कि ब्राज़ील की जो प्रेसिडेंसी है उसमें कुछ एक्शंस हमें देखने को मिलेगी। लेट्स होप, राइट। एंड दैट्स बेसिकली
end of the fourth important topic, dear friends. Now let's jump on to the next one. This one is about biofuel. Any strategy needs to be carefully examined in the context of the larger ecosystem to avoid negative consequences. बायोफ्यूल्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन बायोफ्यूल्स को हमें अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए और ऐसा ना करें हम कि बायोफ्यूल को प्रमोशन करने में या फिर बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के चक्कर में हम कोई दूसरे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्रिएट करें. जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा ना, एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया सॉल्यूशन, फिर उस सॉल्यूशन फ्यूचर में वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम बन जाता है. तो ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो ना हो, ये चीज़ जो है वो अभी से ही हमें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए. बायोफ्यूल की सबसे बड़ी अभी जो कंपटीशन है दैट इज ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ऑफ कोर्स. लेकिन इसमें भी कुछ ट्रेड ऑफ्स है. देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ट्रांजिशन का कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, खर्च भी ज़्यादा है. बैटरीज और ये मिनरल्स जो चाहिए उनके माइनिंग के लिए आपको एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, और ये सारा सामान जो है वो अलग अलग देशों से अलग अलग जगहों पर पहुंचता है. तो वो जो शिप्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट करती हैं. फिर जब आप एनवायरनमेंट मीन्स ऑफ कोर्स आपको माइनिंग और इन सारी चीज़ों का काम करना पड़ता है, तो इससे भी काफ़ी पॉल्यूशन और ये सारी एक्टिविटीज़. तो इट्स नॉट कि ईवी जो है वो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो पूरी इकोसिस्टम जो है वो हमेशा एवरग्रीन हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं. धीरे धीरे करके वो सारे अलग अलग इश्यूज़ को हमें सॉल्व करता रहना पड़ेगा. और अल्टरनेटिव जो है वो बायोफ्यूल है. मीन्स दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. ना तो बायोफ्यूल की बात करें तो अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इसको अडाप्ट किया जा सकता है, और जितना बायोफ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे तो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी. अभी कुछ दिनों पहले हमारे नितिन गडकरी साहब जो हैं उन्होंने नई इनोवा लॉन्च की, टोयोटा की जो इनोवा आती है ना वो, और यू विल बी सरप्राइज टू नो ये 100% इथेनॉल पर चलने वाली, फिर बायोफ्यूल पर चलने वाली इनोवा है. राइट, सरप्राइजिंग इजंट इट. अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर 10% जितना बायोफ्यूल जो है वो पेट्रोल में मिक्स होके ही आता है. राइट, ये इथेनॉल जो है वो मिक्स होता है. हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं और आपने देखा भी होगा. तो उतना लेट्स से कि अगर लेट्स से हर रोज़ हमें पहले 100 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत रहती थी पूरे देश में, समझने के लिए 100 लीटर, लेकिन अब हम 10% इसमें इथेनॉल मिक्स करें. दैट मीन्स कि अब हमें कितना इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ 90 लीटर. बाकी का 10 लीटर जो है वो तो इथेनॉल हो जाएगा. तो 10 लीटर के पैसे तो बचे ना. तो इंपोर्ट इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर होता है, डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी यहाँ पर कम हो जाती है. लेकिन ये चीज़ भी हमें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायोफ्यूल जो है उनमें भी दो कैटेगरीज है बड़ी बड़ी, एक सस्टेनेबल है और एक अनसस्टेनेबल टाइप है, और इन दोनों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन दोनों को नहीं समझेंगे तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो मीन्स बायोफ्यूल पर अगर हम और जोर देना चाहते हैं और ये डिफरेंस हम नहीं समझे तो फिर होगा ना कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आगे फ्यूचर में हो सकते हैं. अब इंडिया में जो बायोफ्यूल है अभी हम यूज़ करें, दिस इज़ 1G इथेनॉल. ये फूड में से बनाया जाता है. भारत का टारगेट है कि 2025-26 तक E20 तक पहुंच जाए, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो फ्यूल में हो, पेट्रोल में हो. तो अभी जो 1G वाला है वो किस में से बन रहा है, शुगर केन और फूड ग्रेन में से हम फ्यूल बना रहे हैं. और 2G जो होगा नेक्स्ट जनरेशन वाला, तो उसमें ये होगा कि जो क्रॉप वेस्ट है और जो दूसरा वेस्ट है, इस वेस्ट से हम इथेनॉल बनाएंगे. दिस इज 2G. और ये 1G में क्या हो रहा है, फूड में से हम बना रहे हैं. अभी भारत जो है वो फूड सरप्लस है, हमारे देश में पर्याप्त खाने पीने की चीज़ें हैं, पर वो बात अलग है कि हर किसी को वो एक्सेस नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न, जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हम पैदा कर रहे हैं. तो अभी फूड शॉर्टेज नहीं है, फूड सरप्लस है. इसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है कि हम शुगर केन जो है उससे हम बायोफ्यूल बना रहे हैं, फूड ग्रेन में से बायोफ्यूल बना रहे हैं. लेकिन याद रखिए, शुगर केन के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा पानी, और शुगर केन एक ऐसी, या फिर गन्ना जो है, इट्स नॉट मीन्स वो उतना सस्टेनेबल नहीं है इन द सेंस कि अगर आप कुछ ऐसे एरियाज है वहाँ पर तो इनको उगाना ही नहीं चाहिए. लेकिन अब क्योंकि इथेनॉल में से पैसे मिलेंगे तो अब किसान जो है वो इसके पीछे पड़ जाएंगे, और सरकार जो है फिर उनको मीन्स पैसे देने पड़ेंगे, सरकार को भी MSP देनी पड़ेगी, और फिर एक विशियस या फिर एक दूसरे चक्र में हम फंस जाएंगे. तो अभी शुगर केन और फूड क्रॉप में से हम बना रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि फ्यूचर में
ये मीन्स ये जो तरीका है ना 1G वाला तरीका, ये 1G इथेनॉल तो सस्टेनेबल बिल्कुल है ही नहीं, ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, जो क्रॉप है, अब दुनिया में हर जगह पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्रॉप यील्ड जो है, एक जो ज़मीन है उसमें लेट्स से पहले आप 100 किलो अनाज पैदा कर सकते थे, आज उसी ज़मीन में पैदावार जो है वो कम हुई है। तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। तो अब अगर आप यही फूड का इस्तेमाल ये फ्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं तो फूड की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से रिसोर्सेज जो है उस पर भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉप यील्ड जो है वो ड्रॉप हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो जो हमारे पास ज़मीन है जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं तो उसका हमें सदुपयोग करना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होगा। इट्स अ लिमिटेड रिसोर्स। तो फूड और फ्यूल के बीच में हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है दैट इज एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है। और अब अगर आप एग्रीकल्चर का इस्तेमाल फ्यूल बनाने के लिए भी कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि, और मोटर फ्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं तो और ज़्यादा ये GHG का कंट्रीब्यूशन जो है, एमिशन का कंट्रीब्यूशन, वो एग्रीकल्चर का बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स पुराने हैं वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और एक और चीज़ यहाँ पर एक बर्डन जो है वो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर पर ऐड कर रहे हैं। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स जो है वो रिसाइकल अगर चीज़ें हम कर रहे हैं और उसमें से फ्यूल बन रहा है तो दैट्स ए गुड थिंग। और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है जिसको अभी लॉन्च किया गया, राइट, तो G20 में ही लॉन्च हुआ, तो इसका जो मेन लक्ष्य है वो है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को प्रमोट करना है, इसको बनाना। तो दिस इज़ ए गुड थिंग कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स पर ही ग्लोबल बायोफ्यूल्स जो है वो फोकस करने वाला है, राइट। और इसी के साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन जो है उसका सजेशन ये है कि बायोमास जो है उसको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन कैसे? हर व्हीकल में बायोफ्यूल नहीं, लेकिन उन चीज़ों में, जैसे कि लॉन्ग हॉल एविएशन है, लंबी फ्लाइट है, तो वहाँ पर बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रोड फ्रेट है, राइट, ट्रक्स एक्सेट्रा, तो वहाँ पर बायोफ्यूल जहाँ पर यूज़ हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, जहाँ पर लो कार्बन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है। ट्रक्स को आप ऑन द स्पॉट रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, फ्लाइट को आप ऑन द स्पॉट रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, फ्लाइट के इंजन को ऑफकोर्स। तो यहाँ पर अगर बायोफ्यूल को प्रायोरिटी दी जाए तो अच्छी बात है, राइट। फिर कार्स और उन सारी चीज़ों में अभी ईवी आ चुका है, दूसरे ईवी का सोर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिकली एविएशन और रोड फ्रेट को देनी चाहिए हमें, फिर बाद में प्राइवेट व्हीकल्स को प्रायोरिटी दें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसका कहना यह है कि बायोफ्यूल का प्रोडक्शन 2030 तक ट्रिपल होना पड़ेगा, तब जाकर हम 2050 में नेट जीरो का टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। और इसमें 2G या फिर उस समय पर 3G अगर बायोफ्यूल बनता है तो उसी से ही 1G जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो हमने समझ लिया। दूसरी चीज़, अब ये जो 2G का प्रोडक्शन है उसको हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर हम कहीं से वेस्ट लेकर किसी दूर जगह पर लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर प्रोसेस होकर फिर फ्यूल बनता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ये वायबल नहीं होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के यूनिट्स बनाना, यही फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल नज़र आता है। और बायोफ्यूल्स जो हैं मीन्स इसकी स्ट्रेटजी हमें ये सारे प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए ही बनानी चाहिए, वरना फिर इसके अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं। आई होप आज की डिस्कशन से आपको सारे अच्छे टॉपिक्स जो है वो समझ में आ गए होंगे डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।